इसकी वजह से पूरा एक वर्ष खराब हो गया। हाँ सर, इसकी कह सकते हैं, हाँ, एक वर्ष नहीं, 2 वर्ष खराब हुआ। लेकिन फिर मैंने फॉर्म भरा एक जगह से, और कैसे तो अगले ही वर्ष मैंने ये 12th का एग्जाम दिया। वो एक ओपन यूनिवर्सिटी से होता है। जी। तो उसकी वजह से मेरे कैसे भी करके मैं फिर 12th पास किया। लेकिन वो जो मोमेंट था वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन उस टाइम भी मैंने हिम्मत नहीं हारा, और ये सोचा कि हाँ, लाइफ खत्म नहीं हुई है। मुझे फिर से उठना, और अभी से और तेज दौड़ना है। इतना तेज दौड़ना है कि फिर देखने वाले, पीछे वाले देखते रह जाए कि अरे ये तो अभी तक दौड़ ही रहा है। और उसी वजह से अभी भी मैं पढ़ाई में लगा ही हूँ। और क्या हुआ उसके बाद सर, मैंने फिर ग्रेजुएशन के लिए, होता है ना, स्ट्रगल तो हमेशा रहता है। ओके, नमस्कार रवि जी। मेरा सौभाग्य है कि रवि प्रकाश जी जो मेरे मित्र हैं और पिछले 2022 एसएससी जीएसटी एसएचटी में एसटीओ सेलेक्ट हुए हैं और बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। आज वो हमारे साथ हैं और वो आज आपको अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे सो दैट आप उससे प्रेरित होके अपनी सफलता को निश्चित कर सकें। तो रवि जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस इंटरव्यू सेशन का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। और इसके लिए बहुत शुभकामनाएं सर। रवि जी, ये तो आज मैं तो ओनली आपसे प्रश्न पूछूंगा क्योंकि ये आज आपका दिन है, आपको बताना है। और जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि उनको रवि प्रकाश जी के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे वो किस प्रकार अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। तो रवि जी, सबसे पहले जो प्रश्न है वो मैं आपसे यही पूछूंगा कि आपकी शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं और अपना एक संक्षिप्त परिचय ही आप दे दें तो बेहतर होगा। या सर, मेरा नाम रवि प्रकाश है, और मैं पटना से बिलोंग करता हूँ। पटना से 20 किलोमीटर दूर है मेरा शहर, छोटा सा शहर है। और वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन यही पटना यूनिवर्सिटी से किया, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी से किया। और उसके बाद जो इसमें ट्रांसलेशन के लिए जरूरत पड़ता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, वो मैंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किया। और फिलहाल मैं अभी हिंदी से डबल मास्टर्स कर रहा हूँ, मतलब दूसरी बार मास्टर्स कर रहा हूँ, जो मेरा अभी अंतिम वर्ष चल रहा है। बहुत अच्छी बात है रवि जी, आप अभी भी पढ़ाई के टच में हैं। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो भी आपकी स्टडी वाली जर्नी, एकेडमिक जो जर्नी रही है, वो स्मूथ रही है या कहीं पे आपको बाधाओं का सामना भी करना पड़ा? तो उसको भी आप एक बार बताएं। हाँ सर, ऐसे तो कहते हैं ना कि लाइफ है ही तो स्ट्रगल तो होगी। तो ये स्ट्रगल स्कूल तक महसूस नहीं हुआ कभी। स्कूल तक सब कुछ बहुत बढ़िया, एवरीथिंग वाज लाइक, बहुत ही, एवरीथिंग वाज जस्ट ऑसम, कहते हैं ना, मतलब लगता था कि एक एक कविता है ना, बस इतना सा ही है संसार। घर से स्कूल, स्कूल से घर, और यही सिलसिला चलता रहा क्लास 10 तक। तो लगता था कुछ नहीं है, बस लाइफ ऐसे ही चलेगी। लेकिन उसके बाद तो असली एक्सपीरियंस, पहला झटका तब लगा जब मैंने सब लोगों की तरह मैंने भी, होता है ना उस टाइम ट्रेंड था, मतलब 10 में से 8 या 9 बच्चे क्या करेंगे तो बीटेक करेंगे, क्या करेंगे तो बीटेक करेंगे, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कोई लड़की है तो वो नीट करेगी। तो यही सब सिलसिला चलता रहता था, तो उसी में मैं भी कूद गया उस टाइम। और उसके चलते क्या हुआ कि बात आई 12th के लिए, स्कूलिंग के लिए। तो जी। उसके लिए एक दूर के रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सुनो, तुम घर पे रह के पढ़ाई करो, और तुम्हें कोचिंग वगैरह करना है, बस अपना अपना सेल्फ स्टडी करो। तुम्हें स्कूलिंग की टेंशन नहीं लेनी है, अटेंडेंस वगैरह की। तो तुम उसकी टेंशन नहीं लो, तुम अब बस अपना सेल्फ स्टडी करो और कोचिंग करो।
तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब 2 साल आए और ट्वेल्थ का एग्जाम का टाइम आया, तो मैं उनके उनके पास गया और उन्होंने मुझे मतलब हर तरीके से आ, अंधेरे में रख के लास्ट में कंक्लूजन ये पता लगा मुझे, पता चला कि ऐसा कुछ था ही नहीं। और मैंने तो एडमिट कार्ड तक नहीं देखा उसका। इट वॉज टोटली अ डार्क साइड, मीन्स इट वॉज मतलब पूरा दिखे, मतलब मुझे पूरा लग रहा था कि अब क्या करें, व्हाट टू डू। तो और रवि जी, क्या ये आपका रवि जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, क्या आपका इसकी वजह से पूरा एक वर्ष खराब हो गया? हाँ सर, इसकी कह सकते हैं, हाँ 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष खराब हुआ। लेकिन फिर मैंने फॉर्म भरा एक जगह से, और कैसे तो अगले ही वर्ष मैंने ये ट्वेल्थ का एग्जाम दिया। वो एक ओपन यूनिवर्सिटी से होता है, तो जी। उसकी वजह से मेरे कैसे भी करके मैं फिर ट्वेल्थ पास किया। लेकिन वो जो मोमेंट था वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन उस टाइम भी मैंने हिम्मत नहीं हारा, और ये सोचा कि लाइफ खत्म नहीं हुई है, मुझे फिर से उठना और अभी से और तेज दौड़ना है। इतना तेज दौड़ना है कि फिर देखने वाले पीछे वाले देखते रह जाए कि अरे ये तो अभी तक दौड़ ही रहा है। और उसी वजह से अभी भी मैं पढ़ाई में लगा ही हूँ। और क्या हुआ उसके बाद सर, मैंने फिर ग्रेजुएशन के लिए होता है ना, स्ट्रगल तो हमेशा रहता है। जब मैंने ट्वेल्थ कर लिया, तो अपने रिलेटिव से, अपने भैया लोगों से पूछने की कोशिश की तो भैया व्हाट शुड आई चूज एज अ सब्जेक्ट इन बैचलर्स। तो उनका एक ही रिप्लाई आया कि तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। तो मुझे तो क्या ठीक लगेगा। तो यही बात मुझे समझ नहीं एक होता है ना कि एक बीइंग सीनियर यू शुड सजेस्ट कि आगे किस में स्कोप है। जैसे मुझे अगर कोई कहे कि आगे क्या करना चाहिए, तो उसको अच्छे से उस बिठा के उसे पूछूंगा कि क्या चल रहा है, क्या तुम्हें अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, आगे किसमें स्कोप है, किसमें नहीं है, तुम यहाँ जाओगे तो क्या होगा, वहां जाओगे तो क्या होगा। दैट शुड बी द वे ऑफ गाइडिंग, राइट। लेकिन फिर भी मैंने खुद से, क्योंकि इंग्लिश में बहुत रुचि थी मेरी, हमेशा ही इंग्लिश में, हमेशा क्लास में मैं ऊपर ही रहता था, तो उसकी वजह से इंग्लिश मैंने चुना और इंग्लिश से मास्टर बैचलर्स किया। फिर मैंने मास्टर्स भी किया। लेकिन एक फिर से एक प्रॉब्लम आ गया कि क्या है कि मतलब हमारा समाज, मतलब हमारे आसपास में ना लोग ज्यादा हायर एजुकेशन को प्रायोरिटाइज नहीं करते। मतलब सोचते हैं कि ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद जॉब लो, कितना पढ़ाई करोगे, कौन मास्टर्स और कौन पीएचडी करने वाला है। तो बैचलर्स किया तो मेरे पिताजी ने कहा कि अब मास्टर्स नहीं करना है, जॉब लो। तो मैंने सोचा कि जॉब पे ही रखा थोड़े ना रहता है कि कहीं से जाके उठा के ले आओ। मैं तो चाह ही रहा हूँ कि जॉब मिले, कौन चाहेगा कि जॉब नहीं मिले। अगर कहीं पता चले कि बैचलर्स कर लिए वहां जॉब रखा है, जाके ले आओ, तो उठा के ले आता। लेकिन आई वाज स्ट्रगलिंग, आई वाज, कौन नहीं चाहता कि जॉब मिले। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं रुकूंगा नहीं, मैंने धक्का खाया है, आगे बढ़ूंगा। तो फिर मैंने बैचलर्स के बाद खुद से ऑन माई एक्सपेंसेस, ऑन माई पॉकेट मनी, आई जस्ट वेंट टू गेट एडमिशन इन मास्टर्स। वो भी 2-3 महीने से लेट। कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहां राह। अगस्त से क्लासेस चल रहे थे एमए के, लेकिन मैंने एडमिशन लिया था अक्टूबर में या नवंबर नवंबर में लिया था। तो इतना लेट सेशन था, और उस टाइम तक एग्जाम हुआ नहीं था फॉर्चुनेटली, क्लासेस चल रहे थे। और उसके बाद मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस गया और उनसे पूछा सर कि एडमिशन हो पाएगा क्या मेरा। उन्होंने कहा कि अभी तक कहाँ थे तुम। मैंने कहा सर मुझे पता नहीं था। एक्चुअली क्या है सर कि इसमें एक और ट्विस्ट है कि मैं पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मैंने किया। वहाँ के वहाँ रिजल्ट मई में आ गया था और सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया था, और मैं यही घर के प्रॉब्लम की वजह से लेट हो गया। अब दूसरे यूनिवर्सिटी में थोड़ा सेशन लेट चलता, मगर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पता चला कि हो रहा है एडमिशन। तो वहाँ गया तो काउंटर पे बोला कि नहीं हो रहा है, जाके प्रिंसिपल से मिलो। मैं प्रिंसिपल से जाके मिला डायरेक्ट। उस टाइम कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता था, डर भी लगता था क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, फिर भी मैं हिम्मत करके गया।
और फिर जब उन्होंने पूछा कि सब्जेक्ट क्या है आपका, तो मैंने कहा इंग्लिश। तो कहा कि जाओ। उन्होंने एप्लीकेशन पे साइन कर दिया और मेरा एडमिशन हो गया। उस दिन मैं बहुत खुश था। तो वही मुझे लगा कि नहीं, अगर एक कदम आप आगे बढ़ाओ ना, तो आपकी मंजिल आपके तरफ दो कदम बढ़ाती है। तो ये सही बहुत बात। जरूरी है कि हम अपने मंजिल की तरफ अपने कदम जरूर बढ़ाएं। और कभी लेजीनेस नहीं लाए अपनी जर्नी में। बिल्कुल सही बात है रवि जी। और आपका जो सफर है वो काफी रुकावटों के बाद भी आपने उसको कभी अपने रास्ते को, अपने मंजिल की तरफ जो बाधाएं थी उनको हटा दिया। तो अभी हम जो आते हैं, जो आपने अचीव किया है, एक एसएससी में एसटीओ के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं। तो आपने ये कब सोचा था कि आपको ट्रांसलेशन फील्ड में आपने कब सोचा था, और उस सोचने से लेके और सिलेक्शन तक की आपकी जर्नी कैसी रही, और कितने वर्षों का संघर्ष इसमें शामिल था, वो आप थोड़ा बताएंगे प्लीज। जी हाँ सर। ये बात उन दिनों की है जब मैं ग्रेजुएशन करके के एग्जाम्स देकर बहुत सारे एग्जाम्स दिए मैंने। प्री हो जाता था, मेंस में कुछ मार्क्स से इधर उधर रह जाता था, कहीं मेंस हो जाता था तो आगे फिर रुक जाता था। तो यही सिलसिला चलता रहा। तभी मुझे होता है ना कि मतलब कहीं आप नहीं निकलते हैं एक रास्ते से, तो आप चाहते हैं कि दूसरा रास्ता ढूंढें। तो उसी सिलसिले में मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने किसी साइट पे देखा है सीनियर का भी कोई पोस्ट होता है। तो उस टाइम तो जब देखा कि अरे ओ गॉड, ये तो 46 पे ग्रेड की जॉब है। तो लगता था कि ये जिसको हो जाता हो वो कहाँ से आते होंगे वो लोग, कैसे लोग होते होंगे, कितनी तैयारी करते होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते थे। तो उस टाइम से ही मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी। 2000 पहला कोशिश मैंने 2019 में किया था। तब जी। मेरे पास पीजी 19 में ही मैंने पीजी पीएचडी पास किया था। और उस वर्ष मेरे पास डिग्री नहीं आई थी। ठीक है। जी। तो जिस टाइम मैंने फॉर्म भरा था, तो 19 तो रह गया ऐसे ही। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा भी नहीं पाया था, क्योंकि मैं वो था नेक्स्ट ईयर 2020 में। क्या हुआ था कि मैं प्री क्वालिफाइड, मेंस क्वालिफाइड, और सॉरी प्री में हो गया था। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी मैं चला गया था। और जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मेरे मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था। फिर उस टाइम जब ये रिजल्ट आया, तो उस टाइम भी मुझे बहुत धक्का लगा था, सदमा लगा था। ये मोमेंट मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि जिस टाइम ऐसा फील हो, तो इंसान को चाहिए कि जस्ट स्टॉप एंड थिंक कि अच्छा ठीक है, ये जो होना था वो हो गया, आगे क्या। अगर आप उसको लेके बैठे रहेंगे और चिंता करते रहेंगे, टेंशन लेते रहेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो चिंता से परे एक शब्द है चिंतन। चिंतन करें कि कहाँ रुक गए हैं आप, किस चीज की वजह से आपको ये फेल्यूर का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए आप लगें और उसी के प्रति प्रयासरत रहें, तो मंजिल दूर नहीं रहती। तो रवि जी, जो आपका सिलेक्शन 2022 में हुआ था, ये आपका तीसरा प्रयास था। और जो आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि जब दूसरी चांस में, पहली बार तो खैर आपके पास में वो डिग्री ही नहीं थी, लेकिन दूसरी बार में डीवी पे जाके, क्योंकि तब डीवी पे मेरिट डिसाइडेड होती थी, और मन में कहीं ना कहीं तो ये बात रही होगी कि सिलेक्शन हो ही गया। तो उस सिलेक्शन हो जी ही हाँ सर। गया से वो सिलेक्शन नहीं होने में कितना दुख हुआ होगा वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो आपने वहां से उठ के दोबारा अपने आप को उस लेवल के ऊपर रेडी किया कि अगली बार किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, और आप टॉप 50 टॉप 40 कैंडिडेट्स में आए, ताकि आप एक सीनियर पोस्ट भी लकीली पिछली बार हमारे पास थी। और आप अभी जो आपका पूरा संघर्ष था 2-3 साल का, यदि आप पहले वाले में हो जाते तो शायद जेटीओ होते। लेकिन ईश्वर ने आपको सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर दिया है, तो कहीं ना कहीं भगवान ने उसको कंपसनेट कर दिया है। तो ये बहुत ही बिल्कुल बड़ी सर, बात बिल्कुल। थी। अभी बिल्कुल रवि सर। जी, जो कैंडिडेट्स अभी हैं, जिनका आगे आने वाले
कुछ दिनों में परीक्षा है, प्री और मेंस। इसमें आपकी राय क्या है कि किस प्रकार से कैंडिडेट्स को अभी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि वो निश्चित रूप से सफलता पा सके? जी हाँ सर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्री के मार्क्स बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि उसमें आपका नॉलेज टेस्ट होता है। क्योंकि सारे टॉपिक्स जो जैसे इंग्लिश हो गए, तो इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें एक एक करके सब पे आपको आपको रिवीजन करने की जरूरत है। सबसे पहले तो गो थ्रू करने की जरूरत है कि आपको वो चीजें आती हैं या नहीं। प्रैक्टिस तो बात की बात है, सबसे पहले जानना जरूरी है। उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी बहुत ऐसे जटिल टॉपिक्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं, जिसको बिना पढ़े आप सोच ही नहीं सकते कि ये हो सकता है। इंग्लिश में तो चलो कि थोड़ा इधर उधर करके एलिमिनेशन मेथड यूज करके इधर उधर करके आप कर सकते हो, लेकिन हिंदी में कतई संभव नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे कैंडिडेट्स को हिंदी में आवश्यकता है ज्यादा मेहनत करने की। क्योंकि हिंदी एक बहुत ही अ, अच्छा स्कोरिंग करने का एक जरिया है। अगर आप हिंदी में अच्छे से पूरी चीजों को पढ़ लेते हो, तो ये डेफिनेटली आपके मार्क्स को और बढ़ाएगा। क्योंकि इंग्लिश में तो होता है, मैंने से देखा है कि इंग्लिश में ऑलमोस्ट सबके ठीक ठाक ही रहते हैं। क्योंकि अगर इधर आए हो आप, तो इंग्लिश तो ठीक ही होगा, राइट। तो जरूरत है हिंदी पे पकड़ बनाने की, और उसी की वजह से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और मोस्ट मोर इंटरेस्टिंगली सर, एक बात ये है कि मैंने इंग्लिश से ऑनर्स किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने इंग्लिश से ही किया है। लेकिन मैंने इस बार जो इसमें सेलेक्टेड हुआ, उसमें हिंदी में मेरे ज्यादा अंक थे। क्योंकि मैंने इतनी जोर लगाई थी कि चलो इस बार हिंदी में छोड़ना नहीं है, और हिंदी में मेरे ज्यादा अंक थे। ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। और रवि जी, एक बात मुझे और जाननी थी आपसे कि जब आप तैयारी कर रहे थे आपके पहले चांस से लेके थर्ड चांस तक, तो उस वक्त आप पूरी तरह से तैयारी करते थे, यानी आप घर पे थे या आप किसी जॉब में थे? जी नहीं सर, मैंने मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया था स्कूल्स में दो 2017 से ही। जी। स्टार्ट किया 17 से। बहुत सारे स्कूल्स में कभी इसमें कभी उसमें प्रमोटेड होके जो बेटर अपॉर्चुनिटी मिलते रहे, करता। और अभी तो फिलहाल तक मैं लास्ट अभी फिजिक्स वाला में इंग्लिश प्रोफेसर था वाराणसी में। और अभी मैंने क्योंकि जॉब लग गई, तो मैंने वहाँ पे रिजाइन दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। तो तो रवि मतलब जी, ऑल में वर्किंग ही था सर। जी रवि जी, मतलब जब आप तैयारी कर रहे थे जीएसटी 2022 की, तो उस वक्त आप फिजिक्स वाला में फैकल्टी थे, इज दैट राइट? जी हाँ सर। जी हाँ सर। तो आप अपना समय कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि प्राइवेट प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आपकी जो वहां पे नियमितता है, रेगुलरिटी है, वो भी बहुत आवश्यक है। और आपको इस एग्जाम भी, ये भी आपके कैरियर डिसाइडिंग मोमेंट्स हैं। तो आपने इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज किया, और आपने अपना टाइम शेड्यूलिंग कैसे किया, वो प्लीज हमारे कैंडिडेट्स को बताइए। जी हाँ सर। सबसे पहली बात तो कि कहते हैं ना कि जब आप पढ़ाते हो, तो उस टाइम ही आप पढ़ भी रहे होते हो। क्योंकि बिना पढ़े आप पढ़ा नहीं सकते। तो ये डबल एडवांटेज होता है बीइंग अ टीचर। कोई भी चीज को सबसे पहले आपको जानना होता है, तभी आप जाके उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। उसके बिना दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये मेरे लिए एडवांटेज था। और उसके अलावा जब भी मुझे टाइम मिलता था, तो मैं देख लिया करता था ज्यादातर। क्योंकि मुझे ज्यादा क्विज करने में ही ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। तो मैं क्विज वगैरह अटेम्प्ट कर करके, और ऊपर से मेरा ना ज्यादा फोकस था हैंड राइटिंग पे। क्योंकि मैंने देखा था लास्ट ईयर क्या हुआ था कि एक बगल में कैंडिडेट थी एक्चुअली, और उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी, सुंदर थी। तो मैं देख के ना मुझे मैंने देखा, एक्चुअली दिख गया मुझे। तो मैं देख, होता है ना कि अगल बगल आप देखते रहते हो। डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ। तो 22 की नहीं, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ जिसमें नहीं हुआ। तो उस टाइम मुझे बहुत ही अंदर से इंफीरियरिटी फील हुआ था कि मेरी हैंड राइटिंग तो मच्छर के जैसी है। मैं कैसे सिलेक्टेड होऊंगा।
तो उस टाइम मुझे बहुत अशेम्ड फील हुआ था और लगा था कि हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं दूंगा तो कैसे कॉपी चेक करेगा, मेरा कॉपी चेक करने वाला मार्क्स तो देगा ही नहीं। मैं भले ग्रामेटिकली बहुत अच्छा होऊंगा, मैं एक भी मिस्टेक नहीं करता हूँ, लेकिन कौन चेक करेगा मेरा कॉपी जब मैं अट्रैक्टिव लिखूंगा ही नहीं। तो उसी टाइम मैंने, उसी मोमेंट मैंने सोच लिया था कि नहीं, मुझे हैंड राइटिंग ठीक करनी है। ठीक करने कहने का मतलब उसको अपने राइटिंग को ऑर्गेनाइज करनी है कि देखने वाले को अच्छा लगे और इम्प्रेसिव लगे। क्योंकि आप क्या लिखे हो, उस पे इंटरेस्ट आने में सबसे पहले है कि कहते हैं ना कि जो दिखता है वो ज्यादा बिकता है। तो दिखना अच्छा चाहिए, हैंड राइटिंग शुड बी गुड, उसके बाद ही कोई पढ़ेगा कि हाँ ये अच्छा लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है सर कि मैंने बच्चों की कॉपी चेक की है और मैंने देखा है कि मतलब होता है ना कि अगर आपको 50-60 कॉपीज मिले हैं तो आपके दिमाग में पहले से ही वो फिट हो जाता है कि ये बच्चा कितना लिखा होगा। और अगर अच्छी हैंड राइटिंग है तो आप विवश हो जाते हो वो पढ़ने के लिए कि क्या लिखा है। ठीक है, सबसे पहला इंप्रेशन यही होता है, फर्स्ट इंप्रेशन की हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अच्छी हैंड राइटिंग की वजह से मुझे थोड़ा इस बार कंपेरेटिवली अच्छे मार्क्स आए थे मेरे। तो रवि जी, ये आपने जो दो बातें बताई हैं यहाँ पे, कि जो आपने अपनी हैंडराइटिंग को सुधारा। पहली बात तो मुझे ये था कि शायद आपका जो सेकंड टाइम आप डीवी में आउट हुए थे, तो हार्डली आप कुछ मार्क्स से ही रहे होंगे। तो अभी मैं मेक आउट कर पा सकता हूँ कि आप इधर उधर काफी देखने में रह गए और वो 2-4 मार्क्स आपके निकल गए। ऑन ए लाइटर नोट, तो आपने शायद अगली बार वो गलती नहीं की होगी। और दूसरी बात, ऑन ए सीरियस पार्ट, कि आपने बताया कि आपने हैंडराइटिंग को सुधारा। तो ये कहना आसान है, क्योंकि जो हमारी बहुत सालों की प्रैक्टिस होती है तब एक हैंडराइटिंग आती है। तो आप, जो कैंडिडेट्स जिनके साथ ये समस्या है कि हैंडराइटिंग हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, यदि वो हैंडराइटिंग को सुधारना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? सर, हाँ आप सही बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, सही बात है कि आप वर्षों के लिखने की पद्धति को अचानक से चेंज इतनी आसानी से नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल तो नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो बात है कि आप जैसे भी लिख रहे हो उसको ऑर्गेनाइज करके, एक ही अगर एक पंक्ति में आप लिख रहे हो तो उसको थोड़ा थोड़ा जगह करके, मतलब एक दिखना चाहिए, इट शुड बी वॉचेबल। ये दिखना मतलब एक होता है ना कि आप कैसा भी लिख रहे हो तो अगर अच्छा भी लिख रहे हो और सटा सटा के लिख रहे हो तो इट विल नॉट लुक गुड। लेकिन आप अगर थोड़ा, आपकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो आप कम से कम प्रैक्टिस करो कि शब्दों के बीच में एक दरमियान होना चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए। ठीक है, तब वो चीजें अच्छी लगती है और वो तभी हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को, शब्दों को एक थोड़े थोड़े जगह पे लिखना सीखेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों की हैंडराइटिंग मैंने देखी है कि वो आदत बन जाता है उनका कि थोड़ा थोड़ा जगह लिखना। वो कैसे भी तो अच्छा ही लिखता है, बेटर लगता है देन दैट अनऑर्गेनाइज्ड। तो इसीलिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। दो चीजें हैं इसके। जी, रवि जी, और प्रैक्टिस से क्या आपका संबंध ये है कि जब भी वो ऐसे लिख रहे हैं या निबंध लिख रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, जो आपने शब्द यूज किया, उस तरीके से लिखें? और मेरे हिसाब से मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि जो रश करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, यदि स्लाइटली उसमें थोड़ा टाइम दें तो वो शायद बेटर लिख सकते हैं। सो एग्जैक्टली सर। रवि जी, अब इतना कम समय बचा है फर्स्ट पेपर में, प्री में, जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। सो प्री के लिए आप शेड्यूलिंग और स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी बताएं, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं और कैंडिडेट्स देख भी रहे हैं और वो सुनते भी हैं, लाइव सेशंस भी लेते हैं। तो आप कुछ ऐसा मूल मंत्र अपनी साइड से जो आपने फेस किया है, या जो आप मिस्टेक्स जो आपने की हैं, जहां से कैंडिडेट सीख सीख सकते हैं, उसके बारे में आप बताएं कि वो अच्छा स्कोर, सपोज कोई 150 मॉक में कर रहा है तो वो उसके ऊपर कैसे जाए, या कोई 160 कर रहा है तो उसके ऊपर कैसे जाए, कि थोड़ा सा वो एक पुश दे सके। उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जी हाँ सर।
इसके लिए मैं सर, मेरे दिमाग में फिर से वही बात आ रहा है कि हिंदी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना, जो मुझे ऐसा फील होता है कि 10 में से 8 बच्चे उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने उसको नहीं पढ़ा होता है। जैसे कुछ टॉपिक्स हो गए, समास, संधि, फिर वर्ण के कुछ मतलब ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें क्योंकि बच्चों ने पढ़ा नहीं है तो मार्क्स आएंगे कैसे। उसके लिए जरूरी है आपको पढ़ना, और उसको अनअटेम्प्टेड नहीं रखना है, उसको अटेम्प्ट करिए, चीजों को पढ़िए, समझिए, और प्रैक्टिस तो उसके बाद चाहिए ही चाहिए। प्रैक्टिस, रेगुलर रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। आप उतने समय में चीजों को कैसे सॉल्व करते हो, इट्स वेरी नेसेसरी। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने रवि जी। और रवि जी, आप ये बताएं कि जब कैंडिडेट्स पेपर 1 कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद में जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है पेपर 2 का, पेपर 2 और पेपर 1 के बीच में जनरली देयर इज अ गैप ऑफ 2 मंथ्स। तो उस 2 महीने के अंदर पेपर 2 के लिए, क्योंकि अभी तो पूरा फोकस कैंडिडेट्स का पेपर 1 के ऊपर है, तो वो किस प्रकार से पेपर 2 की तैयारी करें ताकि चाहे कितनी भी टफ मार्किंग हो वो एक ऐसा स्कोर जरूर कर लें, या एग्जामिनर एक ऐसा स्कोर देने पे मजबूर हो जाए जहां से उनके सिलेक्शन में आसानी हो। यस, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जस्ट आफ्टर अपियरिंग इन द प्री एग्जामिनेशन, सारे जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको आके आराम से बैठ के एक लिस्ट बनाना चाहिए। सबसे पहला जो आ चुका है, जो भी टॉपिक्स आ चुके हैं वो, और उसके बाद उनको जो जो लगता है कि ऐसा आ सकता है, सारे टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद एक एक करके हर दिन कम से कम एक हिंदी, मैं एक नहीं कहूंगा, एक सुबह में एक हिंदी, हिंदी का ऐसे, और इंग्लिश का ऐसे, और शाम में हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में और इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में। ये हर दिन जरूरत है, कम से कम, कहने का मतलब कम से कम एक नहीं तो दो, दोनों चाहिए। दो निबंध लिखिए, और दो मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में निबंध लिखिए, और ट्रांसलेशन भी करिए रेगुलर इसमें। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि जब आप लिखें तो एक टाइम अपना सेट कर लें कि इतने देर में मुझे लिखना है, और आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं जैसे एग्जाम में बैठा हूँ। क्योंकि वो एग्जाम में बैठने के बाद ना आपको आसपास की भीड़, जब मुझे भी ऐसा फील हुआ है जब मैं एग्जाम देने जाता था, तो बहुत सारे लोगों को देख के डर लगता था कि कहीं ये मेरे से आगे निकल जाएगा, कभी वो मेरे से आगे निकल जाएगा। तो ये देख देख के मुझे बहुत फियर लगता था। लेकिन मुझे आज आज मुझे खुशी होती है जान के कि मतलब उतने भीड़ में शायद कोई नहीं था मेंस में, बस मैं था उतने बड़े सेंटर में। क्योंकि और तो कोई इसमें आया नहीं, मतलब होंगे और दूसरे डिपार्टमेंट्स में, लेकिन उस उतनी बड़ी भीड़ में और कोई नहीं था, मैं था। तो मैं वहाँ का बेताज बादशाह हूँ, और मैं यहाँ पे आया हूँ लिखने, और अच्छे से लिख के जाऊंगा, और मेरा सिलेक्शन होके रहेगा। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। ओके रवि जी, ये तो एक बात थी जो आपने बताई पेपर 2 के लिए जो प्रिपरेशन है। और जहाँ पे अभी आपने बता दिया निबंध के बारे में, ऐसे के बारे में, कैंडिडेट्स उनको याद कर सकते हैं या रेडी कर सकते हैं, लेकिन आप इस बारे में क्या बताएंगे कि जो ट्रांसलेशन है, ये कुछ कैंडिडेट्स या काफी कैंडिडेट्स का ये प्रश्न रहा है कि ट्रांसलेशन को कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि ऐसे कोई निबंध को हम याद करके या विभिन्न सोर्सेज से जो मिलते हैं उनको आप याद भी कर सकते हैं, फैक्ट्स को याद कर सकते हैं, कोटेशंस को भी आप रट सकते हैं। सो ट्रांसलेशन को अच्छा करने के लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? तो ट्रांसलेशन को, जैसे अब रही बात कोई भी एक सेंटेंस रहा, तो सबसे पहले आपको उसको समझना चाहिए कि वो सेंटेंस में कह क्या रहा है। और बहुत बार क्या होता है ना कि हम जल्दबाजी में लिखना शुरू कर देते हैं, और फिर हमें लगता है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो सबसे पहले जरूरत है कि आप पूरी चीजों को ग्रास्प करें, और समझने की कोशिश करें कि मतलब ये चीज मैंने टेक इन कर लिया है, अभी मुझे इसे दूसरे लैंग्वेज में डिलीवर करना है। तो इट विल हेल्प यू टू पोर इट आउट इन दैट वे।
तो जरूरी है सबसे पहले आप समझे कि चीजें क्या कही जा रही है। ऐसा नहीं कि मतलब एक शब्द है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, दूसरा शब्द है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नहीं। आप पूरे सेंटेंस को पढ़ो। उसके बाद दिमाग में अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें जिसकी इंग्लिश आपको नहीं समझ में आ रही है, तो उसको अंडरलाइन करके फिर छोड़ दो, शायद उसे उसकी उसके बारे में आपको याद आ जाए। नहीं हो तो फिर कभी कभी तो मैंने क्या किया है कि उसको सीधा, ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि उसको उसी को इंग्लिश में लिख देते हैं। कोई भी जैसे मान लीजिए कि आंदोलन का इंग्लिश नहीं किसी को आ रहा है, तो वो आंदोलन को इंग्लिश में ही लिख देता है, ANDOLN। ठीक लिप्यांतरण है, तो कर ये देते हैं छोटी जी। चीजें। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको छोड़ दो, उस वर्ड की वजह से पूरा सेंटेंस को ही आप बिगाड़ दो और कर नहीं पाओ। उसकी वजह से होता है ना कभी कभी, मतलब छोटी छोटी चीजें जब आप ऐसे लिख रहे हो ना, तो डरो मत कि मैं इसको पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आप ये सोचो कि मुझे फिनिश करना है, इसको पूरा कंप्लीट करना है। ये होता है ना कि मतलब लगता है कि कहीं कहीं इस वर्ड की वजह से अटक गए और पूरा पैसेज ही खराब हो गया। वो दिमाग में नहीं लाना है, वो छोटा सा है, वो क्योंकि चेक करने वाला उतना देख नहीं रहा कि आपको ये नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उसकी वजह से इधर उधर भटको मत, आप अपने मंजिल को याद रखो और उसको कंप्लीट करो। क्योंकि आपने इतना तो प्रयास किया ही होगा, इतनी प्रैक्टिस की ही होगी कि ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन को, अनुवाद को हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा कर लोगे। तो इस इन चीजों को थोड़ा याद रखना है बस। ओके। और रवि जी, जो आपका प्री में यानी पेपर वन में और पेपर टू में जो स्कोर्स थे वो कितने रहे थे, जिससे आपको एक सीनियर पोस्ट लेने में आसानी हुई या आपको उसमें चयन मिल गया? हाँ सर, मैं शुरू करना चाहता हूँ पिछले वर्ष से। क्या है कि जी। पिछले साल मेरे प्री में 164 थे, प्री और इस बार मेरे पिछले वर्ष मतलब 2020 वाला, जिसकी आप बात कर रहे हैं अभी? 20 वाला, जी जी। 20 वाला, जी हाँ। उसमें 2020 में मेरे 164 थे, और इस बार प्री में मेरे 165। तो ओके। एक नंबर का जफा था। आ, हाँ, जब मैंने प्री का रिजल्ट देखा तो मुझे लगा कि अरे कहीं पिछली बार वाला रिजल्ट तो नहीं आ गया, फिर मुझे याद है नहीं, वो 164 था। ठीक है, तो और प्री में लास्ट ईयर 2020 में मेरे मेंस में 98 मार्क्स थे। बहुत ओके। कम थे, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कम से कम एक्सपेक्ट किया था 110, लेकिन आए नहीं। एक्सपेक्ट आप बहुत करते हो लेकिन आते नहीं। तो वही बात है, इस बार मैंने एक्सपेक्ट किया और 110 आया इस बार मेरे। जिसमें सेलेक्टेड हुआ उसमें मेरे प्री में 165 और मेंस में 110 था शायद, हाँ। तो जो जिस प्रकार की मार्किंग हुई है पिछली बार, और 110 के ऊपर या 110 टच करने वाले कैंडिडेट्स काफी कम हैं, मतलब वो परसेंटेज कम थी, तो उसके हिसाब से जो कैंडिडेट्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो वो आप ये ना समझें कि 200 में से 110 आए हैं। वो इस बात को समझें कि अब से 3 साल पहले यानी जब 2018-2019 वाले सिलेक्शंस हो रहे थे, तब 160 स्कोर्स बहुत सारे कैंडिडेट्स को आता था। जो अभी 110 है वो 160 था, और उसके ऊपर भी लोग 180 तक भी स्कोर कर रहे थे। तो उसके बाद एसएससी ने अपनी टैक्टिक्स चेंज की और पॉसिबली इंस्ट्रक्शंस पास की कि उनको क्या किस रेंज के अंदर मार्क्स रखने हैं। क्योंकि इस बार यदि आप देखेंगे तो 140 वाला शायद ही कोई कैंडिडेट हमने किसी ग्रुप में सुना है या हम किसी को जानते हैं। तो आप इस बात से समझ सकते हैं, तो 110 मतलब विनिंग एक एसटीओ का स्कोर 110 था। यदि वो 100 भी होते तब भी या मेरे ख्याल में 102 होते तब भी जूनियर वाली पोस्ट आराम से मिल जाती। तो आप मार्क्स के ऊपर ना जाएं, आप समझें कि वो एक काफी अच्छा स्कोर रहा है उसके ऊपर। तो ये कैंडिडेट्स को समझने की आवश्यकता है कि देयर इज चेंज इन टैक्टिक्स। ओके रवि ओके सर। जी, ये आपने जो बातें बताई, उसके अलावा भी हम आपसे और कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। तो रवि जी, अगला प्रश्न आपसे ये है, जो छोटा सा उसका अंश पहले भी आया था, लेकिन अभी मैं डेलिब्रेटली आपसे वो सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप जॉब में रहे हैं और जॉब में रहने के साथ में आपने सिलेक्शन लिया है। तो आप उन कैंडिडेट्स को जो ऑलरेडी जॉब में है और उनको छुट्टियों का इशू है, वो ऐसा नहीं है कि पूरे
25 डेज या 20 डेज जो बचे हैं उसके अंदर वो छुट्टी ले लें, तो वो अपनी प्रिपरेशन को, जो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन हम इसको बोल सकते हैं, लास्ट जो 2-3 वीक बचे हुए हैं, तो उनको कैसे मेटरलाइज करना चाहिए ताकि वो एक सिलेक्शन वाले कैटेगरी में आ जाए। राइट सर। तो सर इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा होता है उसे पता होता है कि हिंदी के किन विषयों में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, कौन से टॉपिक पे मेरा पकड़ है, किस पे नहीं है। तो जरूरत है उन सब चीजों को आप जितनी जल्दी हो सके कवर अप करो। और उसके बाद जरूरत है प्रैक्टिस करने का। तो प्रैक्टिस कैसे होगा? प्रैक्टिस आप ऐसे नहीं कर सकते सेल्फ स्टडी करके कि हम ढेर सारे क्वेश्चन ले रहे हैं और ऐसे। तो उसके लिए ना अभी कितना टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग करना सीख गए हैं कि टेलीग्राम पे हमारे क्विजेस आते हैं और वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। मुझे तो अभी सोचने को, मैं सोचता हूँ कि मेरे टाइम में इतना रहता तो शायद मेरे कम से कम तो 170, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन 170 कम से कम रहता है। क्योंकि इससे ना मतलब माइंड में बहुत सारी चीजें जो मैंने पढ़ी नहीं है वो दिमाग में सेट हो जाता है कि अच्छा इसका आंसर ऐसे होता है। और ये बहुत फायदेमंद होता है। तो मैं ये कहूंगा क्विज़ेस को एक पॉजिटिवली वे में रखें और उसको यूज करें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और उसके बाद क्विज जब बनाए आप, तो आपको जरूरत है ये देखने की कौन कौन से क्वेश्चंस आपका मिस हो गया, उसको मार्क करिए। अगर आप उसको छोड़िएगा तो मार्क्स भी आपको छोड़ के भाग जाएगा। तो जरूरी है क्योंकि जब अटेंड करें तो जो चीजें आप नहीं कर पाए उसको पकड़ के रखिए। नहीं तो फिर वो मार्क्स में भी आपके नहीं दिखेगा और फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी। जी रवि जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई रिगार्डिंग क्विज की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में। और क्विज वैसे भी यूजफुल इस तरीके से भी है कि वो टाइम बाउंड होती है 30 सेकंड्स में, या कुछ फास्ट क्विज होती हैं जो केवल आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 15 सेकंड्स देती हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट बिल्कुल। होते हैं जो प्रैक्टिस के साथ में उस 15 सेकंड्स वाले क्विज को भी कर पाते हैं। तो इस प्रकार वो अपना टाइम मैनेजमेंट और वो भी बिल्कुल परीक्षा के हिसाब से मैनेज कर पा रहे हैं। रवि जी, अगली बात मैं आपसे ये पूछना एग्जैक्टली। चाहूंगा कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके प्रश्न भी आए हैं कि वो जो मॉक टेस्ट है या प्रीवियस ईयर टेस्ट है, उनको लगता है कि जो 2 घंटे हैं वो बहुत बड़ा समय है और उसमें वो एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, और यदि बैठ भी पा रहे हैं तो उनका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे कैंडिडेट्स को क्या बताएंगे कि जो जिनमें पेशेंस की कमी है, जिनको बैठने में भी उतना वक्त भी वो अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं। सर ये तो, हाँ, मुझे सुन के थोड़ा सा अलग लग रहा है, अजीब लग रहा है, लेकिन एक जब आप एक गवर्नमेंट जॉब सरकारी कर्मचारी बनने जा रहे हैं और आपको पेशेंस, आप ये तो बच्चों की बात है नहीं कि बच्चे कभी एक जगह पे बैठे कभी दूसरी जगह पे उठ के भाग गए। तो ये आप में मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जाम हॉल में हैं। और आपको, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स भी देखे हैं जो एग्जाम शुरू होने से पहले 1 घंटा बैठाते हैं और एग्जाम शुरू होने के खत्म होने के आधे घंटे बाद तक, कभी कभी 15 मिनट तक बैठाते हैं। तो बिल्कुल। उतना पेशेंस आप में होना ही चाहिए। और आपको पेशेंस नहीं है तो जनरेट करिए, क्योंकि ये पेशेंस आपको बहुत चीजों में काम आएगा अदर देन योर एग्जामिनेशन एंड दिस ऑल थिंग्स। तो पेशेंस एक बहुत अच्छा है और रखना ही चाहिए ही। जी बिल्कुल रवि जी, इनफैक्ट जो एसएससी जीएसटी एचटी के भी जो दोनों एग्जाम होते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही घंटे जाना है। उसके 1 घंटे हाँ। पहले एंट्री हो जाती है, और बाद में भी जब तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है तो ये पूरा जो जी हाँ। प्रोसेस है वो 3 घंटे से भी ज्यादा चलता है। तो हाँ पेशेंस है हाँ, मेरे हिसाब बिल्कुल। से और कि। जी। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि सर मैंने तो एक्सपीरियंस किया कि मुझे तो ऐसा टाइम मिलता ही नहीं है। मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब एक बार मैं क्वेश्चन मुझे दिख गया तो सीधे नंबर 1 से स्टार्ट करके सीधे मैं देखता हूँ कि मैं 200 पे आ गया सीधा। क्योंकि मेरे पास टाइम ही इधर उधर देखने का भी टाइम नहीं है, कम से कम प्री में। मेंस में तो हो जाता है कि कौन कैसे लिख रहा है देख जरा वो तो अलग बात है। लेकिन एक बार आप जब इन्वॉल्व हो जाते हो प्री में, आपको कंप्यूटर स्क्रीन दूसरे की देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप आप एक बार जब घुस गए तो फिर सीधे निकलिए। और मान लीजिए अगर आप 2 घंटे में अपने 1 घंटे में ही बना लिया तो ठीक है, आप आराम से हेड डाउन करके बैठे रहो। व्हाट्स द प्रॉब्लम? और आराम मिलेगा ना आपको, आपके शरीर को। आप यू विल बी गेटिंग कंफर्टेबल आल्सो।
गेटिंग और यदि प्रॉपर आप देयर। इतनी जल्दी करेंगे भी कि यदि आप 1 घंटे में ही पूरे 200 प्रश्न कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जीनियस हैं। तो उसके लिए हाँ तो हाँ, आपको कोई अवार्ड वगैरह भी मिलना चाहिए वो ऐसे कैंडिडेट्स को। एनीवेज, बिल्कुल। अगला जो प्रश्न है रवि जी वो मैं पूछना चाहता हूं आपसे एग्जाम प्रेशर का। सो स्पेशली जो हमारे फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं वो एग्जाम प्रेशर ले लेते हैं, या जो पुराने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2-3 बार या उससे भी ज्यादा बार एक परीक्षा या कई अलग अलग परीक्षाएं दी हुई हैं, फिर भी जैसे जैसे एग्जाम हम्म। पास आ रहा है तो वो एक प्रेशर ओढ़ ले रहे हैं, तो वो इससे कैसे बचें? इसके बारे में आप कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन या कुछ सुझाव यदि देना चाहें। हाँ सर, मैं कहूँगा प्रेशर क्या होता है ना, प्रेशर कभी कभी इंसान को अच्छी मतलब कोई अच्छा काम करवाता है। लेकिन ये जो प्रेशर है ना, आपके पास जो रहेगा, जो आपके हाथ में जो रहेगा, वो भी कभी कभी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि तैयारी कभी पूरी नहीं होती। आप वोकेबुलरी पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है 50, 51वां आ गया, तो क्या करेंगे आप? तो उतना सोचना नहीं है, आप डू योर बेस्ट। आप कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। आप अपनी सारी चीजों को गैदर करो, सबको इकट्ठा करके पूरा प्रैक्टिस करो, और ये सोचो कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, और आगे एग्जामिनेशन में भी बेस्ट दूंगा या दूंगी। और मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम उतना भी टफ नहीं है जितना हम समझते हैं, अगर आप बशर्ते आपने अच्छे से तैयारी की हो। ये कंपेरेटिवली बैंकिंग के एग्जाम से, सीजीएल के एग्जाम से बहुत हद तक आसान है, अगर आपने तैयारी की है तो। जी बिल्कुल, यदि तैयारी अच्छी की हुई है तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, और जो वो कॉन्फिडेंस है वो कैंडिडेट को प्रेशर रिलीज करता है, और प्रेशर तो लेने से जो उनकी परफॉर्मेंस है वो खराब ही होगी, किसी भी प्रकार से वो अच्छी नहीं होगी, चाहे वो प्रिपरेशन के टाइम का प्रेशर हो, चाहे वो एग्जाम टाइम में जब आप एग्जाम लिख रहे हैं, जब आप सोल्व कर रहे हैं, बिल्कुल सर। सीखी कर रहे हैं। तो आप यदि प्रेशर लेंगे तो ऑलरेडी आपके पास टाइम प्रेशर है, वो टाइम आपकी जो क्लॉक है हम्म। वो कंटिन्यू चली जा रही है। फिर आप एक हम्म। प्रेशर और ले लेंगे, फिर एक प्रेशर बनेगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे होंगे। तो इतना सारा प्रेशर है वो हम्म। आपके माइंड को ब्लॉक कर देगा, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। तो मेरे हिसाब से भी हम्म। रवि जी यही बात है, और आप भी इससे सहमत होंगे। हम्म। और हाँ रवि जी सर, मैं एक चीज और ऐड करना जी चाहूंगा। एक चीज मैं ऐड करना जी चाहूंगा प्लीज प्लीज। सर, क्या है ना कि मेंस के मेंस के एग्जाम के लिए मैं भी बता देना चाहता हूँ कि, क्योंकि दो ये सेट होता है, एक हिंदी से इंग्लिश, एक इंग्लिश से हिंदी, फिर जी इंग्लिश का ऐसे और हिंदी का ऐसे। तो जी बिल्कुल। मुझे ऐसा फील होता है कि मेंस आते आते आपको कम से कम 5 ऐसा सेट बना के रखना है, और घर पे ही अपने से यू शुड बी द योर इन्विजिलेटर, और आपको टाइम सेट करके सेट बना बना के अपना, और प्रैक्टिस करिए। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तीन चीजें कर ली, और चौथे में फंस गए, पता चला टाइम खत्म हो गया। आप कुछ नहीं कर सकते, हाथ पैर कितना भी मारेंगे आपके हाथ से आपकी उत्तर पुस्तिका छीन ली जाएगी, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट करना, और आपको ये देखना कि मैं उतने उपयुक्त जितना मिला है उतने समय में मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। नहीं कर पा रहे तो और प्रैक्टिस करिए, और थोड़ा तेज लिखिए, और सुंदर तो लिखना ही है, और तेज लिखिए, और चीजों को जल्दी जल्दी क्या कहते हैं, पेन डाउन करना सीखिए। तो ये जरूरी है, नहीं तो फिर यू विल बी लैकिंग फॉर श्योर। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं सजेस्ट करूंगा हर किसी को कि मेंस आते आते कम से कम 5 ऐसे सेट जिसमें चारों क्वेश्चंस हों, कम से कम 5 सेट बनाए, तो आई एम श्योर कि यू विल बी ऑन अ बेटर प्लेस विद इट। ओके रवि जी, एक चीज और एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा रिगार्डिंग जो आपका लास्ट ईयर वाला सक्सेस थी, कि बिकॉज हमारे प्री के मार्क्स आ गए थे, हमने मेंस दे दिया था। मेंस देने के बाद में इस बार नया चेंज हुआ था कि डायरेक्ट डायरेक्ट यू नो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होनी थी सिलेक्शन के बाद में। मतलब पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होती थी, फाइनल सिलेक्शन बाद में होता था। इस बार वाइस वर्सा था। तो आपको या और मार्क्स भी पता नहीं थे कि हमारे पेपर 2 में कितने मार्क्स आने वाले हैं।
तो आपको या अ, भरोसा था कि आप सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर बन पाएंगे, और यदि था तो वो क्यों था, और या मन में क्या विचार थे उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं सर, नहीं था सर। आई एम स्पीकिंग ऑनेस्टली, बिल्कुल नहीं था। इट वाज लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। क्या है ना कि जिस टाइम ये रिजल्ट आया था तो मैं मतलब फिजिक्स वाला से ही निकल कर अपने रूम पे आ रहा था, और जब रास्ते में चलते चलते मैंने देखा E3। मुझे लगा ओ माय गॉड व्हाट इज दैट। इट वाज मतलब मैं मेरे मतलब पैर जमीन पर चल रहे थे, मुझे फील नहीं हो रहा था कि मैं चल रहा हूँ। सच बताओ, लिटरली ये जब फील होता है ना तो कहते हैं कि जमीन, पैरों के तले जमीन खिसक जाना। वो मेरे साथ लिटरली आई फेल्ट इट फॉर 5 मिनट्स। जब मैं चलता रहा, मुझे लग रहा कि जमीन है ही नहीं, मैं उड़ रहा हूँ जैसे। तो रवि जी, ये जब बहुत रवि जी, जब जमीन नहीं होती तो कैसा लगता है चलने में? लग रहा था कि जैसे उड़ रहे हैं हम। उड़ रहे हैं। बहुत, हाँ, और ऐसा फील हो रहा था। ये तो इट इज अ फीलिंग कि इसको ना यू कैन नॉट एक्सप्रेस। कितनी शिद्दतों के बाद, कितनी मुश्किलों के बाद, कितने संघर्ष के बाद आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंचते हो जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था कभी। मैंने एटलीस्ट एक्सपेक्ट किया किया था कि जेटीओ मिलेगा मेरी मेहनत के अनुसार। लेकिन जब कहते हैं ना कि देता है ऊपर वाला तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो इट इज मोर देन व्हाट एक्सपेक्टेड। तो सबको यही कोशिश करनी चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप अपना बेस्ट दो, फिर रिजल्ट आपको बताएगा कि, कहते हैं ना वो अर्जुन वाली बात, अर्जुन की तरह एकदम, ना मछली देखो, ना मछली के आसपास का पेड़ देखो, बस मछली की आंख देखो। दैट्स इट, दैट्स द पॉइंट यू हैव टू नोट। जी बिल्कुल, और इनकेस आप उतने ईमानदार रहे हैं अपनी जर्नी में थ्रू आउट, तो निश्चित रूप से जो ईश्वर है वो भी उसको देखता है और आपको कहीं ना कहीं कंपनसेट करता है। और यदि जो कैंडिडेट जिनको सफलता नहीं मिली है, तो वो भी ये ना समझे कि उनको नहीं मिला है। जैसे रवि जी खुद हमारे सामने बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन वो आए और उनको ये सफलता मिल गई, क्योंकि उनका ये चांस थर्ड था, लेकिन कोविड की वजह से ईयर फोर्थ था, और अभी तक चूंकि ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो ये फिफ्थ चल रहा है। तो ये 5 वर्ष हो गए हैं, ये ऐसा करेक्ट। नहीं कि अभी हो गया। और उन 5 वर्षों के पहले उन्होंने उसको लेके जो डिप्लोमा किया है, उसको लेके जो पीजी की है, या उसके पहले ग्रेजुएशन की है, तो वो सारी चीजें भी उसके साथ में ज्वाइंट हुई हैं। तो ये दशक की एक मेहनत है, एक दशक लग गया है इसको यहाँ तक आने के लिए। और यदि आप भी डेफिनेटली। ईमानदारी से तो सभी लोग कोशिश करते हैं, लेकिन आपको अपने कंपिटिटर्स के ऊपर थोड़ा एज प्राप्त करना है, तो जो सुझाव बताए गए हैं उनके ऊपर आप अमल करें। और फिर भी मैं आखिर में रवि जी से ये बात पूछना चाहूंगा कि वो कैंडिडेट्स को ऐसे क्या मूल मंत्र या ऐसे कुछ खास टिप्स क्या देना चाहेंगे जो केवल उन्हीं के पास हैं, और उन्होंने अपनी तैयारी की स्ट्रेटेजी में उनको यूज किया है। तो रवि जी, थोड़ा यदि आपके पास में ऐसे कुछ मूल मंत्र हैं तो वो भी शेयर कर ही दीजिए। हाँ बिल्कुल सर। वो एक बार लिक्रेशियस ने अच्छा ही कहा है कि लाइफ के बारे में और स्ट्रगल के बारे में, कि लाइफ इज वन लॉन्ग स्ट्रगल इन द डार्क। लाइफ इज वन लॉन्ग स्ट्रगल इन द डार्क। पूरा लाइफ आपका एक स्ट्रगल होता है। और डार्क क्या है? योर ऑड सर्कमस्टांसेस कमिंग इन योर लाइफ। तो ये आते रहेंगे, यू कांट स्टॉप इट। बहुत तरह की एडवर्सिटीज आती रहेंगी, बहुत तरह के ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे। और जब तक संघर्ष नहीं आता है किसी के जीवन में, उसका जीवन संवरता नहीं है। कहते हैं ना कि जब तक एक हीरा भी तभी बनता है जब उस पे बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, तब जाके वो कोयले से हीरा बनता है, नहीं तो वो कोयला बन के रह जाता है। तो जरूरी है कि कभी भी संघर्ष से डरे नहीं। हमेशा जब संघर्ष आए तो ये सोचो कि मैं पॉलिश हो रहा हूँ और थोड़ा ज्यादा निखर के आऊंगा। तो इसको कम थ्रू करें। और अ, बहुत सारा पेशेंस चाहिए इसके लिए। बहुत सारा फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा। जहां भी कदम चुके तो फिर असफलता मिलेगी।
तो बहुत जरूरी है कॉम्बिनेशन हर चीजों का साथ में लेके चलना, और तभी जाके सक्सेस मिलता है। तो संघर्ष से कभी डरे नहीं, और एकदम ऑनेस्टली या ईमानदारी से अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करते रहें बस। और कहते हैं मंजिल फिर दूर नहीं रहती। ओके रवि जी, बहुत अच्छी बातें बताई आपने, और कैंडिडेट्स को उनका मनन करना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। एक दो बातें मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, मुझे अभी याद आई। रवि जी, आपकी जो रैंक रही है, ऑल इंडिया रैंक, वो क्या थी? सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 74। जी। और रवि जी, एक बात मुझे और पूछनी थी, बिकॉज आपने जिक्र किया था और आपने फिजिक्स वाला के अंदर आप फैकल्टी थे। तो जी हाँ। बिकॉज ये प्लेटफॉर्म है, और पिछले 2 से 3 सालों में ये काफी हिट एक प्लेटफॉर्म रहा है जहां तक ऑनलाइन एजुकेशन की बात है। और जो उस पे राइट फैकल्टी है सर। उनका भी जो चुनाव है वो भी एक विशेष स्टैंडर्ड्स के थ्रू होता है। तो निश्चित रूप से राइट आपकी सर। जो पैकेज है वो भी काफी अच्छा रहा होगा। तो एसटीओ सिलेक्शन के बाद में जब आपको जी हाँ मूव सर। करना था, अभी आपने उसको छोड़ दिया है, तो आपको वो फैसला लेने में किसी प्रकार की कोई दुविधा थी कि छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं? और यदि आपने जो डिसीजन लिया उनके बेसिस क्या थे? हाँ सर, होता है हर किसी का सपना एक गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब तो ऑब्वियसली, और जब एसटीओ आगे मिल गया तो फिर सोचना ही क्या। वो तो फिजिक्स वाला रहे या केमिस्ट्री वाला रहे, फिर तो छोड़ के जाना ही है। फिर उसमें कोई दुविधा थी नहीं सर। मैं तो हंसी खुशी मैंने रेजिग्नेशन दिया, और मैंने सोचा कि चलो अब इसके बाद तो मुझे ज्वाइन कर दे तो आराम से घर पे जितना भी होम सिकनेस है उसको और अच्छा बढ़ा दो। तो मैं अभी घर पे आराम कर रहा हूँ, अभी स्टिल वेटिंग फॉर द अपॉइंटमेंट। तो ऐसी कोई दुविधा नहीं थी सर। ओके रवि जी, और हमें पता भी है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी आप ज्वाइन करेंगे और जहाँ पे आप चाहते हो वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिले। तो रवि जी, यस। बहुत ही अच्छी बातचीत रही आपसे, और बहुत सारे कैंडिडेट्स को भी बहुत अधिक फायदा हुआ होगा। और ये केवल ट्रांसलेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए नहीं, ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने एक ड्रीम देखा है या जिन्होंने संघर्ष करना सीखा है, जिन्होंने एक अच्छी एक अदद सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करना सीखा है, तो वो रवि जी के संघर्ष से सीख सकते हैं। एक ऐसा कैंडिडेट जिसके जीवन की सबसे जो खास क्लास होती है, ट्वेल्थ, वो बिल्कुल वाइप ऑफ हो गई किसी कैरियर से, और उसको वहां से स्टार्ट करना कितना कठिन रहा होगा। और उन्होंने कितना, वो मेंटली कितने स्ट्रोंग हैं, क्योंकि जब बच्चा ट्वेल्थ करता है तो वो 17 साल, 16-17 साल का होता है। तो वहां से वो कितने स्ट्रोंग है कि उन्होंने सोचा कि नहीं, जो पीछे छूट गया छूट गया, अभी मुझे वापस एक अपना मुकाम बनाना है। तो रवि जी के संघर्ष से आप सीखें, और आप इस बात से यही ना सीखें कि ठीक है कि आपने कैरियर बना लिया, आप ये भी सीखें कि यदि अंधेरा है तो रोशनी भी जरूर आएगी। तो उस रोशनी की तलाश में आप चलते रहें। और रवि जी, बिफोर वी फिनिश इट ऑफ, कोई लास्ट बात यदि आप बोलना चाहें तो? लास्ट बात ये कहूंगा सर कि जेटीओ और एसटीओ, ये जो भी पोस्ट होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, हर किसी को पता ही होगा। एक बार बस दिल से ईमानदारी से एकदम एक बार तैयारी करके देखिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस सोचने में एक कहते हैं ना, इस तरफ का और उस तरफ का फर्क है। इस तरफ आप रह रहे हैं तो सोच रहे हो कि बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, बस आप जस्ट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बस और कुछ नहीं चाहिए। और कॉन्फिडेंट रहना है, ये डरना नहीं है। मेंस वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में लोगों को देख के डरना नहीं है कि मैं डरता हूँ लिटरली, मुझे नहीं पता औरों के बारे में। मुझे दूसरे लोगों को देख के डर लगता था कि वो मेरे से पढ़ने में ज्यादा होशियार तो नहीं है, कहीं वो 190 वाला तो नहीं है। तो नहीं डरना है, ना उससे डरना ना एग्जाम से डरना है। आपको डरना है कि मैंने नहीं पढ़ा है समाज, तो वो क्वेश्चन तो आएगा ही। अब गए, अब क्या करोगे? अब अंदाजन मारो, एक दो और सही आंसर तीन है, तो अब तो गए। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी।
इसका कोई मेहनत का कोई दूसरा समाधान है नहीं, विकल्प नहीं है। इसका दूसरा विकल्प नहीं, तो मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद मंजिल आपकी। तो ऑन दिस पॉजिटिव नोट की जो मेहनत होती है, जो हमारा हार्ड वर्क है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो करना है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बिल्कुल आज बिल्कुल। की जो ये बातचीत थी, जो ये इंटरव्यू था, तो उसके लिए रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने समय दिया और थैंक यू आपके सर। बारे में इतना जानने का मुझे मौका मिला इस प्लेटफॉर्म पे। डायरेक्टली भी इतना हम नहीं जानते थे एक दूसरे के बारे में, स्पेशली आपके बारे में इतनी सारी चीजें, जो जिन संघर्षों से आप गुजरे हैं, जो आपने करके दिखाया है। और मुझे पूरा विश्वास है जो आपने अ, जो काबिलियत है और जो मेहनत है और जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, कि ये आपका आखिरी पड़ाव नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। इसके साथ में आपको आने वाले भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्वाइनिंग के लिए आपको जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिए बहुत हाँ। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू रवि जी। हाँ सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।